हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किस किस के बारे में पढ़ेंगे? हम बुनकरों के बारे में पढ़ेंगे, लोहा बनाने वालों के बारे में और फैक्ट्री मालिकों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों का इतिहास क्या है, यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा क्या मायने रखता है, बुनकर कौन है, भारतीय कपड़े का पतन किस प्रकार हुआ है, सूती कपड़ा मिलों का उदय कैसे हुआ, भारतीय लोहा व इस्पात कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दो उद्योग महत्वपूर्ण थे। तो जो आधुनिक विश्व में आ रहा था उसमें दो क्या उद्योग महत्वपूर्ण थे, कौन कौन से? पहला है सूती कपड़ा उद्योग, दूसरा है लोहा व इस्पात उद्योग। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण क्या थे? उद्योग थे, क्योंकि सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का औद्योगिक राष्ट्र बनाया है। जो सूती कपड़े थे उसके मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में किसको? ब्रिटेन को दुनिया का औद्योगिक राष्ट्र बनाया है। ठीक है, 1850 में क्या होता है? ब्रिटेन जो है उसको दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। किसको? ब्रिटेन को। तो 1850 में ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ठीक है, इसके बाद में इधर है सन 1750 में क्या होता है? तो 1750 में बंगाल में अंग्रेजों के हाथ आने लगा। तो जो बंगाल था वो किसके? अंग्रेजों के हाथ आने लगा, क्योंकि बंगाल कपड़ा उत्पादन में प्रसिद्ध था। बंगाल में उस टाइम पे बहुत भारी मात्रा में अच्छी तरीके से कपड़े का उत्पादन हो रहा था। ठीक है, मतलब कपड़े का निर्माण किया जा रहा था। क्या कारण थे? क्योंकि उसकी जो गुणवत्ता थी बहुत अच्छी थी, बारीक कारीगरी की जा रही थी। ठीक है, तो क्या होता था? बंगाल के कपड़ों का व्यापार द्वीप दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि जावा और सुमात्रा, पैनोक, इन तीनों को मिला के जो द्वीप बना है, तथा मध्य एशिया में निर्यात होता था। ठीक है, कहाँ कहाँ? मध्य एशिया में इसको निर्यात किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में नीचे पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई की जाती थी। कहाँ कहाँ पे होती थी ये? सूरत में, अहमदाबाद, इंडोनेशिया में भारी बाजार इनके थे। ठीक है, स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा रही पटोला बुनाई। इसके बाद में जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में थी। कहाँ कहाँ? तो जो जामदानी बुनाई है उसमें क्या होता था? बारीक मलमल होता था, बारीक मलमल। ठीक है, जिस पर करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। आगे देखते हैं जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में होती है। क्या होता है? इसमें बारीक मलमल होता है। ठीक है, जिस पर करगे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। करगे में क्या होता है? सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसका जो रंग होता है वो स्लेटी और सफेद होता है। ठीक है, सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में बंगाल में एक जगह है ढाका। ठीक है, इसके बाद में संयुक्त प्रांत लखनऊ, उसके में क्या होता है? इन दोनों जगह पर जामदानी बुनाई के प्रमुख केंद्र हैं। जामदानी बुनाई के यहाँ पे क्या है? केंद्र हैं। ठीक है, इसके बाद में इधर देखते हैं मसलिन को आज के टाइम पे मलमल बोलते हैं। जो कैलिको है उसको सूती कपड़ा बोलते हैं। सिंट्स जिसको कोसा या छापेदार होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये हिंदी के छिंट शब्द से आया है। ठीक है, बडाना का अर्थ क्या होता है? तो चटक रंग के छापेदार ग्लूबंद, ये राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े का छपाई 19वीं सदी के मध्य में होती थी। ठीक है, तो बारीक छपाई का होती थी 19वीं सदी के मध्य में। ठीक है, यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा क्या मायने रखता है? सबसे पहले तो कैलिको एक अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, क्यों लाया गया था? ताकि भारतीय कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इंग्लैंड के कपड़ा उत्पादकों की वजह से आया था, क्योंकि अगर भारत से ये कपड़े ले आते थे तो इंग्लैंड के जो कपड़ा उत्पादक थे उनको भारी नुकसान होता था, क्योंकि इंग्लैंड में कोई उनके उत्पादकों को नहीं खरीदता था। इसलिए ये कैलिको नियम आता है, कैलिको अधिनियम। ठीक है, 18वीं सदी तक भारतीय कपड़ों का दबदबा रहा। डच, फ्रांस, ब्रिटिश, अन्य यूरोपीय व्यापारियों ने इस व्यापार से काफी मुनाफा कमाया। क्या कमाया? इस व्यापार से काफी मुनाफा इन्होंने कमाया। ठीक है,
कैलिको छपाई उद्योग को भारतीय संरक्षण मिला। कैलिको जो छपाई उद्योग था उसको क्या मिला? भारत सरकारी संरक्षण मिला। ठीक है, किसकी तरफ से? इंग्लैंड की सरकार की तरफ से। ठीक है, इस संरक्षण के कारण भारतीय डिजाइन इंग्लैंड में ही छापे जाने लगे। क्या हो गया फिर? जो भारतीय जो डिजाइन के कपड़े होते थे उसी तरीके के कपड़े इंग्लैंड में छापे जाने लगे। ठीक है, इससे भारतीय को बहुत नुकसान हुआ। फिर क्या तकनीकी आई? तो तकनीकी कौन कौन सी आई? 1764 में जॉन के एक व्यक्ति थे स्पिनिंग जेनी, वो क्या लेके आए? एक मशीन लेके आए जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता तो सारी तकलियां घूमने लगती है। इस प्रकार की मशीन किसने बनाई? स्पिनिंग जेनी ने। कब बनाई? 1764 में जॉन के थे। ठीक है, फिर 1786 आता है, इसमें रिचर्ड आर्कराइट होते हैं, ये वास्प इंजन बनाते हैं। एक मशीन है वास्प इंजन, इसकी जो कीमत है वो बहुत कम होती है लेकिन ज़्यादा कपड़े ये तैयार करती है। इस तरीके की तकनीकी आई। ठीक है, नीचे बुनकर समुदाय, इसमें क्या होता था? जो बुनाई का काम करते थे उनको बुनकर बोलते थे। इसमें कारीगर के अलग अलग नाम होते थे, यानी कि बंगाल में इनको तांती बोलते थे, उत्तर भारत में इनको जुलाई और मोमिन बोलते थे, मोमिन। ठीक है, दक्षिण भारत में साले व कोलार बोलते थे तथा देवांग समुदाय। इस तरीके के ये नाम है। ठीक है, किसके? बुनकरों के। इनका चरण क्या होता था? सबसे पहले ये सूत काटना यानी कपास से धागा निकालते थे। कपास जो होता था उससे धागे निकालना। चरखे पर धागों को तैयार किया जाता था, लपेट कर महिलाएं ये काम करती थी। ये काम कौन करती थी? महिलाएं करती थी। दूसरा चरण था बुनाई का, इसमें रंगरेज किया जाता था। तीसरा चरण में क्या होता था? रंगरेज, कपड़ों को रंगा जाता था। ठीक है, फिर आता था चिप्पीगर में क्या होते थे? कारीगर जो होते थे वो क्या करते थे? चिप्पीगर जो कारीगर थे वो क्या करते थे? छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए जाने जाते थे। ये छपाईदार कपड़ा कौन बनाते थे? तो चिप्पीगर कारीगर बनाए जाते थे। ठीक, इसके बाद में आता है भारतीय कपड़े का पतन कैसे होता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। ब्रिटेन में क्या होता है? औद्योगिक क्रांति आती है। मशीन से कपड़ा उत्पादन, अब भारतीय कपड़ा प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया। मशीनों से जो कपड़ा बनाया जाने लगा अब उसमें भारतीय कपड़े का प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई। ठीक है, भारत से इंग्लैंड में निर्यात करना आसान नहीं था। तो भारत से इंग्लैंड में क्या होता था? निर्यात करना आसान नहीं होता था। इंग्लैंड द्वारा भारी कर आरोपित किया जाता था। भारतीय बुनकर बेरोजगार हो गए। क्या हो गया? भारत की जो बेरोजगार हो गए थे बुनकर, उनको काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल पर पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश व यूरोपीय कंपनी ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। यहाँ से जो ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी होती थी पहले भारत से बहुत ज़्यादा माल खरीदती थी और इंग्लैंड में जाके बेचती थी, लेकिन उन्होंने वहीं पे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा? इस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा, क्योंकि यहाँ से कोई भी खरीदी नहीं हो रही थी। ठीक है, 1830 में ब्रिटेन से कपड़ा भारत आया। इस समय तक भारत में ट्रेन आ गई थी। 1830 में क्या होगा? भारत में ट्रेनों का निर्माण हो गया था, भारत में ट्रेन चलने लगी थी। ठीक है, और हर एक गांव के कोने को ब्रिटिश माल से भर दिया गया। ठीक है, गांव के कोने कोने में ब्रिटिश से जो माल आता था ब्रिटेन से वही माल आने लगा। कुछ हथकरघे बंद नहीं हुए, क्योंकि इनकी कारीगरी मशीनों के साथ संभव नहीं थी। कुछ ऐसी ही कारीगरी होती थी जिन्हें मशीन से नहीं बनाया जा सकता था, जिन्हें हाथों से ही बनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार भारतीय कपड़े का पतन हो गया। 19वीं सदी में भारत में कपड़ा उत्पादन के कुछ केंद्र थे। 19वीं सदी में भारत में कपड़ा उत्पादन के कुछ केंद्र थे। पश्चिम भारत में क्या था? सोलापुर। दक्षिण भारत में मदुरै। ये क्या थे? केंद्र थे। ठीक है, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता था? खादी वस्त्र को पहना गया, यानी कि खादी वस्त्र जो थे उनका प्रतीक बन गया। कांग्रेस के झंडे में चरखे का स्थान दिया गया। कांग्रेस के झंडे को क्या ना? चरखे का स्थान दिया गया, यानी उसके झंडे में जो चरखा होता है उसको स्थान दिया गया। ठीक है, जो आज भी आता है हमारे भारत के झंडे में। इसके बाद में आता है सूती कपड़ा मिलों का उदय किस प्रकार हुआ है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो थी 1854 में बनी थी। 1854 में कहाँ? बम्बई में। यहाँ पे क्या होता था? कताई मिल बनी थी। ये कौन सी थी? कताई मिल थी। बॉम्बे क्या है? तो पहले के टाइम पे बॉम्बे क्या होता था? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होता था। ठीक है, पश्चिम भारत की काली मिर्च के निकट था जहाँ कपास की खेती होती थी। कहाँ था? बंगाल। पश्चिम भारत की जो काली मिर्च की खेती होती थी वहाँ पे कपास की निकट काली मिट्टी में बसा हुआ था, यहाँ पे कपास की खेती होती थी। ठीक है, फिर आता है 1900 में बम्बई में 84 कपड़ा मिल बनी। 84 कपड़ा मिल एक जगह है वो बनी। ठीक,
यहाँ पे क्या होता था, पारसी गुजराती व्यक्तियों ने खोली थी। ये पारसी और गुजराती व्यक्तियों ने 84 मिल कपड़ा की फैक्ट्री खोली थी। कहाँ? बम्बई में। कब? 1900 में। इसके बाद अहमदाबाद 1861 में यहाँ पर पहला कारखाना खोला गया। ठीक है। फिर 1862 में कानपुर में कारखाना खोला गया। भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की बड़ी लहरें प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान आई। ठीक है। तो भारत में औद्योगिक जो सूती वस्त्र है उसकी बड़ी बड़ी लहरें कब आई? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब? 1914 में। ठीक है। इसके बाद में वुड्स स्टील, ये क्या थी? टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो वुड्स स्टील से बनी थी। ठीक है। तलवार पैनी व लहरदार थी। अब लहरदार जो होता था वो कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। ठीक है। ये लोह कवच को चीर देता था। इसका उत्पादन दक्षिण भारत के समुदाय बनाते हैं। तो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो किससे बनी थी? वुड्स स्टील से। ठीक है। ये जो जानकारी है हमें कहाँ से मिली है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसिस बुकानन। ठीक है। उनसे मिली है। और ये 1800 में मैसूर की इन्होंने यात्रा की थी। उस टाइम पे जब 1800 की में उन्होंने क्या की थी? मैसूर की यात्रा की थी, तब इन्हें वुड्स स्टील के बारे में पता चला है। ठीक है। नीचे लोहे की भट्टियां और प्रगलन। ठीक है। तो अंग्रेजी सरकार वन कानूनों को लेकर आए। अंग्रेजी सरकार किसको लेकर आए? वन कानून को लेकर आए। लोगों को वन से बाहर कर दिया गया। जो लोग रहते थे उस टाइम पे वनों में, उन्हें वन से बाहर कर दिया गया। लकड़ी नहीं रही तो कोयला कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है, अगर वनों में लोग नहीं रहेंगे तो वो लकड़ी नहीं काटेंगे, और लकड़ी नहीं काटेंगे तो जलाएंगे नहीं, और जलाएंगे नहीं तो कोयला नहीं बनेगा। और भट्टियाँ कैसे बनेंगी? फिर भट्टियाँ कैसे बनेंगी? ठीक है। लकड़ी कोयला की कमी होने लगी, इसलिए भट्टियाँ ठंडी होने लगी। फिर क्या हो गई? भट्टियाँ जो थी वो ठंडी होने लगी, क्योंकि कोई आग ही नहीं जला पा रहा था, कोयला ही नहीं बना पा रहा था। सरकार ने अगर जंगलों में आने जाने का मार्ग खुला भी रखा था तो भट्टियों पर टैक्स लगा दिया। इन्होंने क्या कहा? अगर आप जंगलों में जाओगे तो हमें टैक्स दोगे। क्या दोगे? टैक्स। ठीक है। लाभ नहीं रहा इससे उन्हें। ये लोहों की भट्टियाँ समाप्त हो गई। इस प्रकार लोहों की जो भट्टियाँ थी वो समाप्त हो गई। ठीक है। जाहिर सी बात है, सरकार वन कानून लेकर आई जिसके अंदर बताया गया कि कोई जंगल में लकड़ियाँ नहीं काटेगा। और जब लकड़ियाँ नहीं काटेगा तो कोयला कैसे बनेगा? और कोयला ही नहीं होगा तो भट्टियाँ प्रगलन कैसे होगा? ठीक है। इस प्रकार इनका समाप्त हो गया। ठीक है। इधर की साइड वुड्स के बारे में पढ़ते हैं। वुड्स ये क्या था? तमिल व मलयालम शब्द जिसको उरुक्कू बोलते हैं। ठीक है। यही यानी जो स्टील का है बिगड़ा हुआ अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। उरुक्कू। तेलुगु शब्द में हुक्कू बोलते हैं और कन्नड़ में इसको उक्कू बोलते हैं। ठीक है। किसको? वुड्स को। आप इसी तरीके से इनके नाम याद कर लेना। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था। किसने इसका नेतृत्व किया था? सैयद अहमद खान ने इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन किया था। किसने? सैयद अहमद खान ने। ठीक है। किसके लिए? इस्लाम धर्म में सुधार के लिए। मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ विभिन्न विषयों को आधुनिक शिक्षा दी जाए, इस तरीके के लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है। इसके बाद में सिंध सभा आंदोलन, ये 1873 में अमृतसर में स्टार्ट होता है। ठीक है। पंजाब में जो अमृतसर है वहाँ पे 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया। सिंह सभा में अंधविश्वास, जाति भेदभाव को खत्म करना था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो अंधविश्वास फैला हुआ है सिंह समाज के लोगों में और जो जातीय भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए सिंह सभा आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1873 में। कहा? पंजाब के अमृतसर शहर में। ठीक है। ये कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है। पंजाब राज्य में पड़ता है, पंजाब राज्य में। अब है भारत में लौह इस्पात कारखाना, इसके बारे में देखते हैं। चार्ल्स बेल्स, ये कौन थे? भूवैज्ञानिक, अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक थे, और जमशेदजी टाटा। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने लोहा अयस्क भंडार की खोज की। क्या की? लोहा अयस्क भंडार की खोज की। इनको एक समुदाय दिखा, फिर इनको एक क्या दिखा? समुदाय दिखा। इसका नाम था अगरिया समुदाय। ठीक है। ये लोहा अयस्क ले जा रहे थे। क्या कर रहे थे? लोहा अयस्क ले जा रहे थे। और ये कहाँ थे? रजहारा पहाड़ियों से। कहाँ से? रजहारा पहाड़ियों से। ये क्या है? रजहारा। दुनिया के बेहतरीन लोहा अयस्क भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं रजहारा की पहाड़ियों में। लेकिन परेशानी क्या थी? यहाँ एक सूखा इलाका था, यहाँ पे पानी की कमी थी। ठीक है। दूसरी जगह थी भिलाई संयंत्र लगाया। दूसरी जगह गए, फिर उन्होंने कहाँ लगाया? भिलाई संयंत्र यहाँ पे लगाया। ये कहाँ था? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर लगाया। यहाँ पे एक नगर बसाया जिसका नाम था जमशेदपुर। इस नगर को नाम दिया गया। यहाँ पे पानी की उपलब्धता थी। ठीक है। जो जमशेदपुर है यहाँ
टिस्को की स्थापना की गई। टिस्को इनकी कंपनी थी, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1912 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान थी, ठीक है। या प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था उस टाइम पे यहाँ पे क्या बन रही थी, टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। फिर 1914 में विश्व युद्ध और ब्रिटेन से आयात बंद हो गया। 1914 में विश्व युद्ध और ब्रिटेन से आयात क्या हो गया, बंद हो गया। और लोहे का अब सरकार ने, टिस्को ने कहा, यानी कि टिस्को ने क्या कहा, तुम उत्पादन करो गोला बारूद के खोल का, रेल पहाड़ियों का, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, तो उस टाइम पे यहाँ पे गोला बारूद बनाया गया जिससे इनको भारी मुनाफा मिला, ठीक है। टिस्को ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का बड़ा कारखाना बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य में बहुत ही बड़ा कारखाना बन गया था ये टिस्को, ठीक है, जिसको जमशेदजी टाटा और चार्ल्स बेड लेके आए थे, ठीक है। इसके बाद में इधर है, सूती कपड़े की तरह लोहा व इस्पात के मामले में औद्योगिक विस्तार भारत में ब्रिटिश आयात गिरने से हुआ था। तो भारत में क्या हो गया, अगर ब्रिटिश आयात नहीं हुआ, ब्रिटिशों ने यहाँ से चीज़ें खरीदना बंद कर दिया या कम कर दिया, इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गिरावट आई इनकी सूती कपड़े और लोहा इस्पात उद्योग में। इससे इनका जो काम था वो तमाम हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसका एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरीके से अच्छे से नोट्स बना लीजिए और फिर उनको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है।